नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। अगर आप भी ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन इनमें से किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से गुड्स या सर्विस डिलीवर करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनवरी 2024 से आपके जीएसटीएफ 1 के अंदर दो टेबल और ऐड कर दिए गए हैं, टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15, जो कि आपको जनवरी 2024 की जीएसटीएफ 1 में देखने को मिलेंगे। तो क्या है ये टेबल नंबर 14 एंड 15 और इन टेबलों का जीएसटीएफ 1 में ऐड होने से आपकी जीएसटीएफ 3B में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत ही आसान सी भाषा में आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरे वीडियो में जरूर बनिए रहिएगा, जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम सीधा चलते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। जब हम जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ पे 15/1/2024 को आपको एक अपडेट दिखेगी, जो कि एक एडवाइजरी किसके रिगार्डिंग, जो कि न्यू टेबल ऐड करे गए हैं, टेबल नंबर 14 एंड 15। किसमें? जीएसटीएफ 1 के अंदर। कब से इफेक्टिव है? जनवरी 2024। जनवरी 2024 की जीएसटीएफ 1 से टेबल नंबर 14 एंड 15 जो कि न्यू टेबल आपकी जीएसटीएफ 1 में आपको देखने को मिलेंगे। मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। तो इस एडवाइजरी पे क्लिक करके हम इस एडवाइजरी को ओपन कर लेते हैं और समझेंगे कि टेबल नंबर 14 एंड 15 किसके लिए। वैसे तो मैंने बता दिया कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, स्विगी, जोमेटो इनके माध्यम से अपनी गुड्स या सर्विस को डिलीवर करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो इस एडवाइजरी को जब हमने क्लिक करा तो एडवाइजरी हमारे सामने ओपन हो गई है। एडवाइजरी ऑन जीएसटीएफ 1/IFF इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेबल 14 एंड 15। ठीक है। सो पर्पस क्या है इस एडवाइजरी का? पर्पस ये है कि भैया आपको टेबल नंबर 14 एंड 15 के बारे में समझाया गया है। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ये है कि भैया आपकी जीएसटीएफ 1 के अंदर टेबल नंबर 14 एंड 15 को ऐड किया गया है। अभी इसमें कौन सा कॉलम किसको भरना है और क्या डिटेल आएगी, तो उसके लिए आपके पास पॉइंट नंबर 3 के अंदर टेबल वाइज डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो टेबल वाइज डिटेल में क्या है इसको हम पढ़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर जब करा तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा हमेशा एक फंडा होता है कि चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो भाई टेबल नंबर 14 किसको भरना है, टेबल नंबर 15 किसको भरना है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने इस एडवाइजरी के माध्यम से सबसे पहले आपको बता दिया कि टेबल नंबर 14 एंड 15 किसको भरना है। तो ये टेबल नंबर 14 हमारे सामने ओपन है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सप्लायर टू रिपोर्ट। टेबल नंबर 14A एंड टेबल नंबर 14B किसको भरना है, सप्लायर टू रिपोर्ट। और इसी तरीके से जब हम टेबल नंबर 15 पर चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट। तो एक मैसेज तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि टेबल नंबर 14 किसको भरना है, सप्लायर को भरना है, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेलर है, जो कि अपने गुड्स या सर्विस को बेच रहा है। और टेबल नंबर 15 किसको भरना है, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, स्नैपडील, स्विगी, जोमेटो। ये कौन है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। और सेलर कौन है, जो कि इनके ऊपर रजिस्टर है और अपनी गुड्स या सर्विसेज को बेच रहा है। तो टेबल नंबर 14 किसको भरना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को। और टेबल नंबर 15 किसको भरना है, सॉरी टेबल नंबर 14 किसको भरना है, ई कॉमर्स सेलर मतलब सप्लायर को भरना है। और टेबल नंबर 15 किसको भरना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को भरना है। तो टेबल नंबर 14 में भी आपको दो टेबल मिलेंगे, ए एंड बी। तो ए में क्या डिटेल जाएगी और बी में क्या डिटेल जाएगी। तो मैं आपको एक बार जीएसटीएफ 1 में लेके चलता हूँ, सीधा जनवरी के जीएसटीएफ 1 को आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। साथ के साथ हम एडवाइजरी का भी सहारा लेते चलेंगे। तो यहाँ पे हमने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है और मैं जनवरी का आपके सामने जो है जीएसटीएफ 1 ओपन करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा तो जनवरी का जीएसटीएफ 1 हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टेबल नंबर 14 सप्लाई मेड थ्रू इको का मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, एंड टेबल नंबर 15। तो टेबल नंबर 14 की हम पहले बात करेंगे। तो टेबल नंबर 14 पे जब मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 TCS एंड लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसको किसको भरना है, ये भरना है किसको है, ये भरना है सप्लायर को। एक बार हम यहाँ पे हेल्प पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा काम है कि भैया वी मेक इंडिपेंडेंट नॉट फॉलोवर, वी मेक लीडर नॉट फॉलोवर। हमारा काम आपको हमारे ऊपर डिपेंडेंट करना नहीं है। मैं आपको ये सब चीजें क्यों ओपन करके बताता हूँ, जिससे आपको भी अगर कल को कोई अमेंडमेंट होता है, कोई ऐड होता है, तो आपको पढ़ना आ जाए। तो जैसे हमने हेल्प पे क्लिक करा तो देखो टेबल नंबर 14 के आगे क्या लिखा हुआ है, टेबल नंबर 14 के आगे क्या लिखा हुआ है कि भैया ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से जो आपने सप्लाई भरी है
और ये भरना किसको है, ये भरना किसको है, ये किसको भरना है, सप्लायर को भरना है। ये किसको भरना है, सप्लायर को भरना है। प्लीज रिपोर्ट हियर द समरी ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर कवर्ड अंडर सेक्शन 95 एंड टीसीएस सप्लाई मेड अंडर सेक्शन 52। ठीक है, ओके। तो अब इसको हम क्लोज कर देते हैं और टेबल नंबर 14 में क्या डिटेल आएगी तो एडवाइजरी के माध्यम से समझते हैं। डिटेल ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर on which e-commerce operator are liable to collect tax under section 52 of the act। अंडर सेक्शन 52 में क्या होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर आपसे टीसीएस सेलेक्ट करता है। किससे सेलेक्ट करता है, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे 5 लाख से ज्यादा की सप्लाई करता है। जो भी अगर कोई 5 लाख से सप्लाई ज्यादा की करेगा पूरे साल के अंदर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मीशो, ये क्या करेंगे, ये आपसे टीसीएस को कलेक्ट करेंगे। किसको कलेक्ट करेंगे, आपकी जितनी भी सप्लाई होगी उसके ऊपर टीसीएस को कलेक्ट करेंगे। The e-commerce operator GSTN wise summaries of the supply made through eco on which eco is liable to collect tax at source, मतलब TCS, and liability on which has already given reported in table 4 and 4 to 10 of GST 1 shall be reported by the supplier in the section। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है कि आपने जितनी भी सप्लाई की है उसके ऊपर 1% आपसे टीसीएस कलेक्ट करता है, अगर आपने उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 लाख रुपए से ज्यादा की अगर सेल की है, तो वो क्या करता है, वो अपना जीएसटीआर 8 फाइल करता है। उस जीएसटीआर 8 के बिहाफ पे आपके टीसीएस क्रेडिट रिसीव वाले कॉलम के अंदर वो फिगर आ जाती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हम सर्विसेज में आएंगे, रिटर्न में आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी जीएसटीआर 8 फाइल करता है, जिसमें वो बताता है कि इस रजिस्टर्ड सप्लायर ने मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतनी की सप्लाई की है, उसके ऊपर मैंने 1% टैक्स को कलेक्ट किया है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जब वो आपको वहां देखने को मिल जाता है, अगर आपने कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी अपनी सप्लाई की है, तो आपको टेबल नंबर 14 के ए वाले कॉलम के अंदर इसको फिगर को ऐड करना है। तो हम दोबारा आ जाते हैं जीएसटी 1 के अंदर। यहाँ पे 2 तरीके की सप्लाई है, एक तो आपने जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर आपसे टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, और एक वो है जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 95 आपके बिहाफ पे टैक्स को पे कर रहा है। तो हमने यहाँ पे जनवरी को ओपन करा है और जीएसटी 1 को ओपन कर लिया है दोबारा से। एंड टेबल नंबर 14 पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऐड रिकॉर्ड का बटन मिलेगा। तो हम ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटीएन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और टीसीएस में जो आपकी वैल्यू आ रही है वो नेट सप्लाई वैल्यू आप यहाँ पे लिख दोगे, और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की फिगर यहाँ पे मेंशन करके इसको सेव कर दोगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि ऐसी कोई भी सप्लाई जिसपे आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर आपसे टीसीएस कलेक्ट करता है, उस सप्लाई के ऊपर टैक्स आप पे करते हो। यहाँ पे टेबल नंबर ए एंड बी में अंतर क्या है, टेबल नंबर ए 14 के टेबल नंबर ए एंड बी में अंतर क्या है। टेबल नंबर ए के अंदर सप्लायर जो है उस सप्लाई के ऊपर टैक्स पे करता है, और टेबल नंबर बी के अंदर वो फिगर आएगी जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर उसके ऊपर टैक्स पे करता है। बड़े ध्यान से समझना, टेबल नंबर 14 ए के अंदर क्या होगा कि उस सप्लाई के ऊपर सप्लायर टैक्स पे करता है, और टेबल नंबर बी के अंदर क्या होता है, उस सप्लाई के ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसका पेमेंट करता है। तो जिस सप्लाई के ऊपर सप्लायर टैक्स पे करा है, तो वो जीएसटीआर 1 के टेबल नंबर 4 टू लेके 10 तक, चाहे वो B2B की सप्लाई होगी, हो सकता है B2C की सप्लाई होगी, वो जीएसटीआर 1 में दिखाएगा। जब वो जीएसटीआर 1 में दिखाएगा टेबल नंबर 4 टू लेके 10 तक, और फिर उसके बाद वो टेबल नंबर 14 में भी दिखाएगा, तो सर क्या इसका मतलब इसका डबल इंपैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि जीएसटीआर 1 के बिहाफ पे हमारी जीएसटीआर 3B में लायबिलिटी डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो अगर हमने 4 टू 10 तक अगर जीएसटीआर 1 में अगर डाटा दिखा दिया, फिर उसके बाद हम टेबल नंबर 14 में भी वही सेम सप्लाई दिखा रहे हैं, तो क्या इसका इफेक्ट हमारी 3B में पड़ेगा। तो उसके नीचे वाली लाइन पढ़ लो, उसके नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है, नो टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स लायबिलिटी विल बी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम दिस टेबल टू जीएसटीआर 3B। मतलब अगर आपने ऑलरेडी वो सप्लाई 4 टू 10 के अंदर दिखा दी कि आपकी B2B है या B2C है या B2C लार्ज है, ठीक है, वो आपने सब कुछ बता दिया 4 टू 10 के अंदर, उसके बाद आप टेबल नंबर 14 के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीएन वाई बता रहे हो यहाँ पे कि भाई मुझसे कितना टीसीएस कलेक्ट किया गया है और मैंने किस प्लेटफॉर्म पे कितनी सेल करी है, तो उसका इंपैक्ट आपकी 3B में नहीं पड़ने वाला है। इसका इंपैक्ट आपकी 3B में नहीं पड़ने वाला है। मैं पूरे टेबल नंबर 14A को दोबारा से समराइज कर देता हूं। टेबल नंबर 14A के अंदर वो फिगर आती है जिसके ऊपर बेसिकली जिस सप्लाई के ऊपर सप्लायर टैक्स पे करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं पे करता। तो चूंकि सप्लायर सप्लाई के ऊपर टैक्स पे कर रहा है, तो वो जीएसटीआर 1 में उसको टेबल नंबर 4 से लेकर 10 तक दिखाता है, और उसके बाद उसको टेबल नंबर 14 में भी दिखानी है, बट इसका डबल इंपैक्ट आपके 3B में नहीं पड़ेगा।
टेबल नंबर 14A में दिखाई हुई फिगर का आपका इंपैक्ट कोई भी टेबल नंबर 3B में नहीं पड़ेगा, और आपको 3B के अंदर उसे कहीं सेपरेटली नहीं भी दिखाना है, कहीं नहीं दिखाना है। इसी तरीके से अगर कोई अमेंडमेंट है तो टेबल नंबर 14A के अंदर, मतलब अमेंडमेंट वाले पार्ट के अंदर जाके आप उसको बता दोगे। अब आते हैं अनदर इंपोर्टेंट टेबल के अंदर, टेबल नंबर 14B, जिसको भी किसको फिल करना है, इसको भी जो फिल करेगा वो कौन फिल करेगा, सप्लायर ही फिल करेगा, टेबल नंबर 14B को। तो टेबल नंबर 14B क्या है, जिसके ऊपर सप्लायर टैक्स नहीं पे करा, डिटेल ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लायबल टू पे टैक्स। 14A के अंदर कौन था लायबल, सप्लायर लायबल था टैक्स पे करने के लिए, और ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट कर रहा था। बट टेबल नंबर 14B में जो हमें डिटेल बतानी है उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर उस सप्लाई के ऊपर टैक्स पे कर रहा है। तो अंडर सेक्शन 9(5) के अंदर कौन सी सप्लाई आती है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक एडवाइजरी दिखा देता हूँ। ये एडवाइजरी किसकी है, ये भी जीएसटी की एडवाइजरी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, टेबल नंबर 9(5) के अंदर कौन सी सप्लाई आती है, ये भी देख लेते हैं। तो टेबल नंबर 9(5) के अंदर कौन सी सप्लाई आती है भैया, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एकोमोडेशन सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। सेक्शन 9(5) कब एप्लीकेबल होगा, जब आपने ये सर्विसेज जो आपको बताई जा रही हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एकोमोडेशन सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने अगर इन सर्विसेज को सप्लाई की है, तो इस सप्लाई के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर इनके ऊपर टैक्स को पे करेगा, ठीक है। तो 14B के अंदर आपको क्या फिगर दिखानी है, 14B के अंदर जो आप फिगर दिखाओगे वो फिगर आपकी कहां पे आएगी, 3.1.12 के अंदर भी, पर आपको उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना है। अगर कोई भी सप्लायर जो ऐसी सर्विसेज 9(5) में आती है उसकी अगर सप्लाई करता है तो वो उसको कहां रिपोर्ट करता है, टेबल नंबर 8 के अंदर, नील रेटेड के अंदर वो रिपोर्ट करता है। बट ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो उसको रिपोर्ट करता है अपनी सप्लाई के अंदर, और साथ के साथ 3.11 के अंदर भी वो रिपोर्ट करता है, और सप्लायर को 3.112 में उसको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो in this section the summary of details of the supplies made through e-commerce operator on which e-commerce is liable to pay tax under section 9(5) is to be reported by the supplier। यहाँ पे सप्लायर को केवल समरी बतानी है। एक बार हम चलते हैं टेबल नंबर 15 के अंदर, 14B के अंदर। तो 14B है मेरे सामने, यहाँ पे हम देखेंगे लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब हम एड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली हमें केवल जीएसटीएन का, ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीएन डालना है और नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई डाल देनी है। बट इसका इंपैक्ट आपकी 3B में आपको टैक्स नहीं पे करना है, इसका इंपैक्ट आपकी 3B में टैक्स पे करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट 3.1.1 के 2 वाले कॉलम के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये भी किसको भरना है, ये भी सप्लायर को भरना है, बट सप्लायर को केवल नेट वैल्यू को डालना है, नेट ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, नेट ऑफ दिस इज टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट। तो 14A के अंदर वो सप्लाई जिसके ऊपर सप्लायर टैक्स पे करता है, 14B के अंदर वो सप्लाई जिसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करता है, ये दोनों ही 14A और B सप्लायर के माध्यम से भरे जाएंगे। बट 14A का भी इंपैक्ट 3B में टैक्स के रूप में नहीं आएगा, और 14B का भी इंपैक्ट 3B में टैक्स के रूप में नहीं आएगा। बट 14A की जो आपने टेबल नंबर 14A में दिखाया होगा उसको 3B में कहीं भी नहीं दिखाना है, बट 14B में जो आपने दिखाया होगा वो फिगर ऑटोमेटिकली आपकी 3B में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, ऑटो पॉपुलेटेड होकर आपकी 3B में आ जाएगी, पर टैक्स उस पर भी आपको पे नहीं करना है, ठीक है। अब इसके विपरीत चलते हैं टेबल नंबर 15 के अंदर। तो टेबल नंबर 15 में जो है ये टेबल किसको रिपोर्ट करना है, ये टेबल रिपोर्ट करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। और मैं समझता हूं जितने भी अकाउंटेंट भाई मेरे ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें से कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा नहीं, क्योंकि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर बड़े लोग हैं फ्लिपकार्ट वगैरह, बट फिर भी मैं आपको इसको संक्षिप्त रूप में, ब्रीफ में समराइज करके आपको समझा देता हूं। तो टेबल नंबर 15 भी एक बार हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास टेबल नंबर 15। हालांकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप अकाउंटेंट हो, आप ज्यादा से ज्यादा सप्लायर के पास काम करोगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे मेरे को नहीं लगता कि आप में से कोई काम कर रहा होगा, बट कर भी रहा होगा तो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। तो सप्लाई अंडर सेक्शन 9(5) ये एक थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है जिसमें रजिस्टर टू रजिस्टर, मतलब एक सप्लायर और एक ई कॉमर्स ऑपरेटर और दूसरा बायर, वो तीनों ही अगर रजिस्टर है, मतलब रजिस्टर को सर्विस कर रहा है तो वो इसमें ऐड होगा। एक इसमें रजिस्टर टू अनरजिस्टर्ड, मतलब बेचने वाला रजिस्टर्ड, खरीदने वाला अनरजिस्टर्ड। तीसरा अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर, मतलब बेचने वाला अनरजिस्टर्ड और खरीदने वाला रजिस्टर। और चौथा है अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, मतलब सप्लायर और बायर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है। तो ये सारी डिटेल कौन भरेगा, ये सारी डिटेल भरेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। कौन भरेगा ये सारी डिटेल, ई कॉमर्स ऑपरेटर सारी डिटेल को भरेगा। तो यहाँ पे सारे कॉलम के बारे में डिटेल यहाँ पे दी गई है, ठीक है। और इसी के ब्याफ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर का 3.1.1 का 1 जो टेबल है
वो तैयार हो जाएगा, जिसमें कि उसको लायबिलिटी को सेट ऑफ करना होता है। वो भी किस में सेट ऑफ करना होता है? कैश में सेट ऑफ करना होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई सैलिएंट फीचर्स दिए हुए हैं जिसमें बताया गया है कि भैया अगर आप जो भी फिगर टेबल नंबर 15 में डालोगे वो ऑटो पॉपुलेट होकर 3.1.1 में आ जाएगी। तो एक बार हम 3B को भी ओपन कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। मैं समझता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो तो लंबा होगा ही होगा अगर हमें डिटेल में समझना है तो। ठीक है, तो 3B एक बार मैं आपको दिसंबर का 3B ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जनवरी का 3B तब तक ओपन नहीं होगा जब तक जनवरी की GST 1 फाइल नहीं होगी। तो मैं आपको दिसंबर का 3B ओपन करके 3.1.1 टेबल को ओपन एक बार करके दिखा देता हूं। तो आप देख रहे हो 3.1.1 सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95। तो टेबल नंबर 14B में जो सप्लायर ने फिगर भरी होगी या टेबल नंबर 15 में जो फिगर भरी होगी तभी इस टेबल को आपको ओपन करना है। अगर आपने टेबल नंबर 14A में कोई भी फिगर डाली है तो उसका इस टेबल से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी बात को बड़े ध्यान से आप समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। एक पॉइंट है 1 जिसको रिपोर्ट किसको करना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को, और एक पॉइंट है 2 जिसको रिपोर्ट किसको करना है? सप्लायर को। ठीक है, किसको? सप्लायर को रिपोर्ट करना जिसने ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई की है। तो पहले में ई कॉमर्स ऑपरेटर को चूंकि टैक्स पे करना है तो टेबल नंबर 15 के बिहाफ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिगर आ जाएगी और टैक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। बट टेबल नंबर 14B के बिहाफ पे वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगी, बट चूंकि टैक्स कोई नहीं पे करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने ये बताया था कि टेबल नंबर 14A और B दोनों ही में 3B पे आपका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। 14A का तो इंपैक्ट 3B पे बिल्कुल नहीं आएगा, बट 14B में आपने जो भी फिगर भरी होगी वो टेबल 3B के 3.1.1 के सेकंड पॉइंट के अंदर आएगा, जहां पे टैक्स की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप ये आपको एडवाइजरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। 14-15 का यहाँ पे डेमो दिया जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, और यहाँ पे एक आपको नया टेबल और मिलने वाला है 2B के अंदर। किसमें? 2B में आपको एक नया टेबल और मिलने वाला है। वो टेबल किसके लिए है? वो बेसिकली जिसने सप्लाई रिसीव की है, जिसने सप्लाई रिसीव की है और ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टेबल नंबर 15 में उसकी फिगर को दिखाया है, तो उसके बिहाफ पे ITC क्लेम करने के लिए आपको यहाँ फिगर दिखने वाली इको डॉक्यूमेंट टेबल नंबर 2B के। इसमें बेसिकली सप्लायर को कुछ नहीं करना, ये रिसीवर के लिए जिसने सप्लाई को रिसीव किया है वो इसके माध्यम से ITC क्लेम कर सकता है। ठीक है, सो ये थी आपकी पूरी एडवाइजरी। आई होप आपको बहुत अच्छे से मैसेज क्लियर हो गया होगा। न्यू GST 1 जिसमें टेबल नंबर 14 और 15 को ऐड किया गया। टेबल नंबर 14 में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, A एंड B। ए के अंदर वो सप्लाई जिसके ऊपर सप्लाई टैक्स पे करता है, बी के अंदर वो सप्लाई जिसके ऊपर ई कॉमर्स टैक्स पे करता है। टेबल नंबर 14A का कोई भी इंपैक्ट आपका 3B में नहीं आने वाला है, बट टेबल नंबर 14B में अगर आप कोई भी फिगर डालोगे तो वो आपके 3B के 3.1.1 के पॉइंट नंबर 2 के अंदर फिगर जाएगी। टेबल नंबर 15 जो है वो पूरा का पूरा ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से भरा जाएगा और उसका इंपैक्ट 3B में ही 3.1.1 के पॉइंट नंबर 1 में आएगा, जिसके थ्रू वो अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ भी करेगा। वो लायबिलिटी का उसको पेमेंट करना है, वो पेमेंट उसको करना है कैश में। आई होप ये एडवाइजरी और न्यू GST 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।